हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक और वैकेंसी अपडेट। दोस्तों, CSIR ने हाल ही में ASO यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसकी वैकेंसी निकाल दी है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की आपकी यह ऑफिसर लेवल की पोस्ट रहने वाली है, जहां पर आपको 1.5 लाख तक की हाईएस्ट सैलरी मिलती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट इसमें काफ़ी अच्छी रखी गई है। बहुत ही कम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका यहाँ मांगा गया है। एज लिमिट में भी काफ़ी रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको मिलने वाला है। जनरल वालों की एज लिमिट 33 यहाँ पे रहने वाली है। तो वो कैंडिडेट जो कि कई सारी वैकेंसीज़ के लिए जिनकी एज लिमिट काफ़ी कम रहती है, 27, 28 या लास्ट 30 तक रहती है मैक्सिमम, ऐसी वैकेंसीज़ के लिए आउट ऑफ एज हो गए हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए ये एक काफ़ी अच्छा मौका है जहाँ पर वे अप्लाई कर सकते हैं और ऑफिसर लेवल की जॉब पा सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस यहाँ नहीं मांगा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी काफ़ी नॉर्मल यहाँ पे रखी गई है। कोई एक्स्ट्रा डिग्री आपसे नहीं मांगी गई है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों ही इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो काफ़ी शानदार सी आपकी यह वैकेंसी रहने वाली है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी आपकी यहाँ पे काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, इसका जो क्राइटेरिया है उसे पूरा करते हैं, तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड A to Z जानकारी देने वाली हूँ। इसमें आपके जो है मैं बताऊंगी कि आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है कब से स्टार्ट होने वाले हैं, लास्ट डेट आपकी अप्लाई करने की क्या रखी गई है, एग्ज़ाम फीस इसकी क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे कितनी मांगी गई है। इसके साथ ही हम जो है इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे, किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है इस वैकेंसी के थ्रू। एग्ज़ाम पैटर्न आपका किस टाइप का रहने वाला है, एग्ज़ाम सिलेबस को हम डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा आपका जो है आपको अप्लाई कैसे करना है वो भी हम जानेंगे। आपकी जो सैलरी है यहाँ पे कितनी रहने वाली है, इसके अलावा आपको क्या क्या फ़ायदे इस वैकेंसी के थ्रू मिलने वाले हैं सैलरी के अलावा, और साथ में आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है कहाँ आने वाला है, जॉब लोकेशन आपकी क्या रहने वाली है, जॉब प्रोफाइल आपकी क्या रहने वाली है, इन सभी टॉपिक्स पे हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस वैकेंसी के लिए ज़रा भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा। वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, क्योंकि आपका जो हर एक पार्ट है इस वीडियो का काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट से शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया, इस भर्ती का आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है CSIR की तरफ से वो ऑलरेडी जो है जारी कर दिया गया है। ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर CSIR मतलब कि काउंसलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसे कि हम शॉर्ट में DSIR भी कहते हैं, का ही एक सब डिपार्टमेंट है। ठीक है, यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि DSIR के अंतर्गत एक संस्था है। इसका काम होता है देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास करना। ठीक है, तो आपकी जो ये वैकेंसी है ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर की एक भर्ती है। ठीक है, ग्रुप बी की आपकी ये जो भर्ती रहने वाली है, इसमें आपके जो है 3 अलग अलग पोस्ट पे भर्ती निकाली गई है। तीनों ही पोस्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है, लेकिन उसमें जो है अलग अलग सेक्शन में आपकी भर्ती रहने वाली है। फर्स्ट जो है आपके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की होगी, जो कि जनरल डिपार्टमेंट में होगी। सेकेंड भर्ती जो है आपकी फाइनेंस एंड अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में होने वाली है, और थर्ड भर्ती जो है आपकी स्टोर एंड परचेज के सेक्शन में रहने वाली है। तो ये हो गई आपकी वैकेंसी की बेसिक बातें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब निकाले जाएंगे और कब इसकी लास्ट डेट रहने वाली है वगैरह, वो देख लेते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो
23 जून 2026 से इसके जो है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 13 जुलाई 2026 रखी गई है। 13 जुलाई 2026 को शाम 5 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट के बारे में फ़िलहाल इसमें कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इसके जो एग्ज़ाम है अक्टूबर या नवंबर के मंथ में आपको जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी जो है इम्पोर्टेंट डेट्स रहने वाली है। ऑन वैकेंसी का अप्लाई करने का मोड आपका ऑनलाइन ही रहने वाला है, पूरी तरह से आपकी ये ऑनलाइन वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसकी सैलरी के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हूँ, ग्रुप बी की आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है। पे लेवल 7 के आपको जो है यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है ये 44,900 रुपये रहने वाली है। ठीक है, यानी कि 45,000 ही मान लीजिए। तो 45,000 आपकी यहाँ स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है। ठीक है, ये आपकी जो सैलरी है ये मैंने आपको विदाउट अलाउंसेस बताई है। ठीक है, इसके अलावा आपको इसमें अलाउंसेस भी मिलते हैं। ठीक है, कई तरह के आपको अलाउंसेस यहाँ पे मिल जाते हैं। तो 50,000 से ऊपर ही आपकी सैलरी होगी यहाँ पे स्टार्टिंग। ठीक है, विदाउट अलाउंसेस जो है, विदाउट अलाउंसेस आपकी जो हाईएस्ट सैलरी है यहाँ पे 1,42,400 रहती है। ठीक है, जो कि अलाउंसेस के साथ 1,50,000 तक भी पहुँच जाती है। ठीक है, तो यह आपका जो है सैलरी पैकेज यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, काफ़ी अच्छा जो है आपको सैलरी पैकेज यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सैलरी के अलावा भी आपको इस सर्विस में और काफ़ी सारे फ़ायदे देखने को मिल जाते हैं। आपको जो है यहाँ पे महंगाई भत्ता यानी कि डीए मिल जाता है, मकान किराया भत्ता एचआरए जिसे कहते हैं वो मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा काउंसलिंग के कर्मचारी की जो आवास योजना के तहत आवास आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आवास उपलब्ध हो उनके पास तो ठीक है, तो घर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है उनकी तरफ से। मेडिकल खर्चे आपको इनकी तरफ से मिल जाते हैं। लीव ट्रेवल कंसेशन आपको मिल जाता है, एलटीसी जिसे कहते हैं। इसके अलावा आपको जो है घर बनाने के लिए एडवांस और पेंशन भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, नौकरी पूरी होने के बाद आपको यहाँ पे पेंशन भी स्टार्ट हो जाती है। तो इतने सारे फ़ायदा आपको जो है सैलरी के अलावा यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कितनी अच्छी सैलरी यहाँ पे रहने वाली है। सेंट्रल लेवल की जो है आपकी जॉब रहती है यहाँ पे। इसके अलावा सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छा है। सेंट्रल लेवल की ऑफिसर लेवल की जॉब आपकी यहाँ रह जाती है। इसके अलावा सैलरी पैकेज यहाँ पे इतना अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। ज्वाइन करते ही आपकी जो है 50,000 रुपये हर महीने जो है अकाउंट में आने स्टार्ट हो जाते हैं। फ़ायदे आपको इसके इतने सारे देखने को मिल जाते हैं सैलरी के अलावा। तो काफ़ी अच्छी आपकी ये जॉब रहने वाली है। तो आप खुद देख सकते हैं कितने अच्छे लेवल के आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है। तो अगर आपको थोड़ा भी यूँ लगता है कि अगर हाँ मैं 2-4 महीने मेहनत कर लेता हूँ और इसके लिए क्वालिफाई हो जाऊँगा, तो इस मौके को हाथ से मत छोड़िएगा, क्योंकि इतना अच्छा मौका है आपके लिए। जो कैंडिडेट्स ओवर एज हो गए हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा मौका है यहाँ पे रहने वाला है। अगर आपकी जो एज है 31 से 33 के बीच है तो आपको इस वैकेंसी के लिए अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। ऑफिसर लेवल की आपकी यह वैकेंसी है। ठीक है, बस 3-4 महीने आपको जो है इसमें मेहनत करनी है और आप जो है एक अच्छी खासी ऑफिसर लेवल की जॉब यहाँ पे पा लेते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम सबसे पहले इसकी जो है एज लिमिट देख लेते हैं। तो इसकी जो एज लिमिट है जनरल वालों के लिए मिनिमम 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम 33 साल रखी गई है। ठीक है, इसके अलावा जो अदर कैटेगरीज है उनको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आपकी जो ST SC कैटेगरी है उसे 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन यहाँ मिलता है। OBC कैटेगरी को 3 साल तक का, PWBD कैटेगरी को जो कि अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी से हैं इनको 10 साल तक का, और वो कैंडिडेट्स जो ST SC कैटेगरी के हैं और PWBD कैटेगरी से हैं उन्हें 15 साल तक का एज रिलैक्सेशन यहाँ मिल जाता है। OBC PWBD कैटेगरी को 13 साल तक का, एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक का, और जो कैंडिडेट पहले से CSIR डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं या कर रहे हैं उन्हें 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन यहाँ देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपकी एज लिमिट हो गई। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पे काफ़ी सिंपल रखी गई है। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया हो।
चाहे आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीबीए किया हो या फिर बीएससी किया हो, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से आपने बैचलर डिग्री पास कर रखी हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं रखा गया है कि आप कितने भी मार्क्स के साथ आपने जो है ग्रेजुएशन पास करी हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मार्क्स के लिए कोई स्पेशल क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं रखा गया। तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात कर लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस आपकी यहाँ पे क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस देखें तो सिलेक्शन आपका जो है यहाँ पे मेन 4 स्टेप्स पे टिका हुआ है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज आपकी आती है ऑब्जेक्टिव पेपर, सेकंड स्टेज में आपका होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर जो कि हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, ठीक है। थर्ड स्टेज होती है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसे शॉर्ट में सीपीटी हम कहते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ स्टेज आपकी आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। अगर आप ये चारों स्टेज क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप जो है इस वैकेंसी के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं। अब एक बार जो है हम इसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस देख लेते हैं डिटेल में, ठीक है। जो इस 3 एग्ज़ाम्स यहाँ पे होने वाले हैं, जो कि आपकी जो फर्स्ट स्टेज में आपका जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम यहाँ पे रहने वाला है, उसमें आपके जो है 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं, ओके। दोनों ही एग्ज़ाम आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। फर्स्ट जो एग्ज़ाम होगा आपका स्टेज 1 का, वो आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का रहने वाला है, ओके। इसमें आपके जो है जनरल अवेयरनेस से 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। एक नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है, यानी कि टोटल 100 नंबर का आपका यह सेक्शन होने वाला है, ठीक है। सेकंड सेक्शन आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होने वाला है। 50 क्वेश्चन आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेंगे। एक नंबर का एक क्वेश्चन, यानी कि 85 नंबर का ये सेक्शन आपका रहने वाला है, यानी कि टोटल 150 नंबर का आपका यह फर्स्ट एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे की आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन मिलने वाली है पेपर फर्स्ट के लिए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आपकी जो है 1/3 आपकी यहाँ पे इस एग्ज़ाम के लिए रखी गई है, ओके। इसके बाद आपका जो स्टेज फर्स्ट का है सेकंड एग्ज़ाम आ जाता है, ठीक है। 2 पेपर होंगे आपके, दोनों ही एक दिन ही होंगे, ध्यान रखिएगा। दोनों जो पेपर हैं आपके, ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों ही एक दिन ही कंडक्ट कराए जाएंगे, ओके, स्टेज 1 के। सेकंड जो एग्ज़ाम है आपका सेकंड पेपर, या आप सेकंड जो पेपर है आपका ये जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी का रहने वाला है, ओके। 200 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। टोटल 200 नंबर का ही आपका ये एग्ज़ाम रहने वाला है, ओके। 1/3 की आपकी यहाँ नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, ठीक है। 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे की आपकी जो है यहाँ एग्ज़ाम की टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है, ओके। तो ये आपका जो स्टेज 1 का पेपर 1 एंड पेपर 2 होने वाला है, ठीक है। दोनों ही लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश में आपको जो है ये एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जिस भी लैंग्वेज से आप इसका एग्ज़ाम देना चाहते हो उस लैंग्वेज में आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका यहाँ पे ये रहने वाला है, ओके। तो ये हो गई बात स्टेज फर्स्ट की दोनों। इसके बाद आपकी आती है स्टेज सेकंड, जो कि आपका एक डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम रहने वाला है। पेन पेपर मोड का आपका ये एग्ज़ाम रहने वाला है, ठीक है। इसमें जो आपको क्वेश्चंस के आंसर हैं वो लिख कर देने होंगे, ओके। ऑफलाइन आपका यह एग्ज़ाम रहने वाला है, ठीक है। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको यह एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको जो ऐसे प्रीसेस और लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 150 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम रहने वाला है। 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का टाइम ड्यूरेशन आपको यहाँ दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में नहीं रहने वाली है, ओके। तो यह आपका जो है सेकेंड एग्ज़ाम हो गया। स्टेज 2 में ओनली वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जो कि स्टेज फर्स्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है। स्टेज फर्स्ट और स्टेज 2 जो है दोनों के बीच में आपको गैप दिया जाएगा, ओके। एक दिन आपकी यह एग्ज़ाम नहीं रहने वाले हैं। एक दिन आपका कौन सा रहेगा, जो स्टेज फर्स्ट के 2 एग्ज़ाम है पेपर 1 एंड पेपर सेकंड, वो दोनों एक ही दिन कंडक्ट कराए जाएंगे, ओके। स्टेज सेकंड आपका जो है बाद में रहेगा, ठीक है। तो यह आपका जो है एग्ज़ाम रहने वाला है। इसके बाद आपका जो है स्टेज
थर्ड आ जाता है, ठीक है। स्टेज थर्ड के लिए आपके जो है नंबर ऑफ पोस्ट के जो 5 गुना कैंडिडेट्स हैं वो बुलाए जाएंगे, ठीक है। जो स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड को क्वालिफाई कर चुके होंगे उन्हें यहाँ पे बुलाया जाएगा, ठीक है। कितने? 5 गुना कैंडिडेट्स को, ठीक है। इसमें आपका जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है, ठीक है, जिसे शॉर्ट में हम CPT कहते हैं। 100 मार्क्स का आपका यह एग्ज़ाम रहने वाला है। ये एग्ज़ाम जो होगा आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि मेरिट लिस्ट में जो है आपके इस एग्ज़ाम के नंबर नहीं जुड़ेंगे, ओनली आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा। इस एग्ज़ाम में जो है आपकी जो कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज देखी जाएगी, ठीक है। टाइपिंग एग्ज़ाम आपका यहाँ पे नहीं होने वाला है, लेकिन आपकी जो है एक्सेल कैसी है वो देखी जाएगी। वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, एक्सेल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इस तरह का जो एग्ज़ाम है आपका यह रहने वाला है, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है CPT का एग्ज़ाम रहने वाला है, जो कि स्टेज थर्ड आपकी रहने वाली है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी जो है मेरिट लिस्ट की। मेरिट लिस्ट आपकी किस आधार पर बनेगी, लेकिन उससे पहले हम जो है इसका डिटेल सिलेबस देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सबसे पहले हम जो है स्टेज 1 की बात कर लेते हैं। स्टेज फर्स्ट में आपके जो पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड है उन्हें देख लेते हैं, ठीक है। पेपर फर्स्ट जो है आपका स्टेज फर्स्ट का, उसमें आपके जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो जनरल अवेयरनेस में जो है क्या है, आपके इंडियन हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिल जाएंगे आपको। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स जो है, आज़ादी की जो लड़ाइयाँ, वो आपको देखने को मिल जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया का संविधान आपको देखने को मिल जाएगा। सोशल जस्टिस, गवर्नेंस या पॉलिटी वगैरह ये आपको पढ़नी है, ठीक है। इंडिया की जो भी है संविधान वगैरह ये पढ़ लेना है आपको। इसके अलावा करंट इवेंट्स जो हैं, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो हैं, वो आपको इस सेक्शन में पढ़ने होंगे, ठीक है। सेकंड सेक्शन आ जाता है आपका पेपर फर्स्ट का इंग्लिश लैंग्वेज का। तो इसमें आपको जो है कॉम्प्रिहेंशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपका जो है वो पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ना है, प्रोपोजिशंस, ठीक है। ये सब आपको पढ़ लेना है, आप देख सकते हैं आइटम्स वगैरह जो भी है, ठीक है। ये सारे टॉपिक आपको इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ने होंगे। इसके बाद आपका जो है स्टेज फर्स्ट का पेपर सेकंड आ जाता है, जो कि उसी दिन आपका कंडक्ट कराया जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी का, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक रहेंगे आप वो देख सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग वगैरह के जो भी टॉपिक हैं वो आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। मैथ्स के टॉपिक आपके यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग जो है, इसके अलावा जो है जनरल साइंस के टॉपिक आपको मिल जाएंगे। ये ज्योग्राफी इसमें पढ़ लेना होगा, ठीक है। मतलब कि जो जनरल इंटेलिजेंस के जो साइंस वगैरह हो गए, ज्योग्राफी हो गई, ठीक है। इसमें जो है आपके टोटल 200 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम रहने वाला है, ठीक है। 200 ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको इसके लिए पढ़ने होंगे, ठीक है। तो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी का आपका यह सेक्शन रहने वाला है, ठीक है। 25 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके जो अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, इससे आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जनरल साइंस से आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट जो है, जनरल इश्यूज है इसके, एनवायरमेंटल इकोलॉजी है, ठीक है। इन सभी से आपके 25 क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएंगे। एथिक्स वगैरह से मिल जाएंगे। डिसीजन मेकिंग हो गया, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हो गया, ठीक है। नेशनल ज्योग्राफी हो गया। इन सभी टॉपिक से आपको जो है 25-25 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, टॉपिक से आपके जो है कितने क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। तो यह है आपका सेकेंड एग्जाम का जो सिलेबस हो गया, ठीक है, स्टेज फर्स्ट का। इसके बाद आ जाता है अपना स्टेज सेकंड, जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर रहने वाला है आपका, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 2 क्वेश्चन जो है आपके ऐसे राइटिंग से देखने को मिल जाएंगे, जो कि 100 मार्क्स के होंगे, यानी कि 50 नंबर का एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहने वाला है। इसके अलावा आपकी जो है प्रीसेस राइटिंग है, उससे एक क्वेश्चन आएगा, 30 नंबर का आपका यह क्वेश्चन होगा। एंड लेटर एंड एप्लीकेशन राइटिंग से आपको 20 नंबर का क्वेश्चन एक देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
तो ये आपका जो है सेकेंड स्टेज रहने वाला है। ओके, 150 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका स्टेज थर्ड, जो कि आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि CPT होने वाला है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से सेक्शन से आपको जो है क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो वर्ड प्रोसेसिंग आपका हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, जनरेशन ऑफ स्लाइड्स हो गया, इसके अलावा पैसेज टाइपिंग हो गया। टाइपिंग का वैसे अलग से जो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन इसमें जो है आपको पैसेज टाइपिंग करके दिखाना होगा। तो इससे उन्हें आइडिया हो जाए कि आपकी टाइपिंग, हाँ, थोड़ी बहुत बेसिक टाइपिंग आपको आती है। ठीक है, बाकी जो क्राइटेरिया है यहाँ पे कि कितने वर्ड पर मिनट आपको लिखना है, वो यहाँ पे नहीं मांगा गया है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स, ये सभी टॉपिक आप देख सकते हैं, इससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन है CPT में पूछे जाएंगे। ठीक है, जो कि आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम यहाँ पे रहने वाला है। ओके, तो ये आपका जो है फुल डिटेल सिलेबस हो गया। ओके, आपका जो CPT एग्ज़ाम है ये 100 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है, जो कैंडिडेट्स इस क्राइटेरिया को क्रैक कर लेते हैं वही कैंडिडेट CPT के लिए जो है क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इसका जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है आपका 100 नंबर का, उसके लिए जो मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया यहाँ पे कितना रखा गया है वो आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। ठीक है, UR कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मिनिमम 40% मार्क्स, 100 में से 40% मार्क्स यहाँ पे लाने होंगे। ठीक है, 40% 100 का कितना हो गया, 40 मार्क्स, यानी 40 नंबर आपको यहाँ पे लाने होंगे। ठीक है, AWS कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 37% यानी कि 37 मार्क्स यहाँ पे लाने होंगे। OBC कैटेगरी को भी 37 यानी कि 37 मार्क्स यहाँ पे लाने होंगे। ST SC कैटेगरी को 35% यानी कि 35 मार्क्स यहाँ पे लाने होंगे। और ऑल PWBD कैटेगरीज है, इनको 30% मार्क्स यानी कि 30 मार्क्स 100 में से यहाँ पे लाने होंगे। ठीक है, अगर आप इस क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका जो है CPT टेस्ट क्वालिफाई मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका CPT क्वालिफाइंग क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, अब एक बार मेरिट लिस्ट के बारे में जान लेते हैं। आपका जो है सिलेक्शन किस आधार पे होगा। ठीक है, किस बेस पे आपकी जो है मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। बात कर लेते हैं मेरिट लिस्ट की। आपकी मेरिट लिस्ट जो है स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड पे आधारित होगी। ठीक है, उन्हीं के नंबर के आधार पे आपकी जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। स्टेज फर्स्ट में आपके 2 एग्ज़ाम्स थे, 2 पेपर थे आपके। ठीक है, और स्टेज सेकंड में आपका एक एग्ज़ाम था। स्टेज फर्स्ट में आपका जो पेपर फर्स्ट था वो 150 नंबर का एग्ज़ाम था, और सेकंड पेपर आपका 200 नंबर का था। तो कुल मिला के 350 नंबर का आपका स्टेज फर्स्ट हो गया। एंड जो स्टेज सेकंड है आपका 150 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, तो ऐसे करके स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड के जो टोटल नंबर है आपके 500 नंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो इन 500 नंबर के आधार पर ही आपकी जो है मेरिट लिस्ट निकलेगी। ठीक है, जिनके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप इस मेरिट लिस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका जो है फाइनल सिलेक्शन इस जॉब के लिए हो जाएगा। CPT जो है आपका स्टेज थर्ड, वो ओनली आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। ठीक है, उसके 100 नंबर का आपका वो एग्ज़ाम होगा। उसके जो नंबर होंगे वो मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी जो है मेरिट लिस्ट रहने वाली है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इसके लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि हम इसके बारे में जानें, हम जो है इसके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से यहाँ चाहिए होंगे। तो फ़ोटो आपको लेनी है पासपोर्ट साइज़ की अपनी। ठीक है, JPG या JPG मोड में आपकी जो फ़ोटो होनी चाहिए। सिग्नेचर की फ़ोटो होनी चाहिए आपके पास उसी फॉर्मेट में। ठीक है, जन्म तिथि का जो प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो 10th की जो मार्कशीट है वो इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके जो ज़रूरी शैक्षणिक सर्टिफिकेट, जैसे कि 10th की मार्कशीट हो गया, 12th की मार्कशीट हो गई, ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई, और इसके बाद भी अगर आपने कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कर रखा हो तो उसे भी यहाँ पे काम ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप जो है एक्स सर्विस मैन है तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ देना होगा। अगर आप ST या SC कैटेगरी से हैं, OBC कैटेगरी से हैं, या EWS कैटेगरी से हैं तो उसका जो जाति या समुदाय का सर्टिफिकेट है वो आपको देना होगा। अगर आप विकलांग हैं तो आपको विकलांगता का सर्टिफिकेट यहाँ देना होगा।
इसके अलावा कोई अन्य दस्तावेज जो इसमें मांगे गए हों वो आपको यहाँ देने होंगे, ठीक है। ये सारे दस्तावेज को आप स्कैन करके इनकी फ़ोटो जो है सही फॉर्मेट में करके रख लीजिएगा, ठीक है। हम जान लेते हैं इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले CSIR की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। लिंक आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। इन दोनों में से किसी भी लिंक को यूज़ करके आप जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसके बाद आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपना अकाउंट रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इसके बाद आपको जो है अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। आपकी स्क्रीन पे जो है इसका होम पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। उस होम पेज पे आपको जो है CSIR असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसका ऑनलाइन लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे दिख रहा है अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करके आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा सारी जानकारी सही सही आपको इसमें देनी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको अपने सारे दस्तावेज जो हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी बताए थे वो सारे अपलोड कर देने हैं, ठीक है। इसके बाद आपको जो है अपनी एप्लीकेशन फ़ीस का पेमेंट करना है। ध्यान रखिएगा एप्लीकेशन फ़ीस का जो पेमेंट की रिसिप्ट आती है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फीस की बात कर रहे हैं तो जनरल कैटेगरी यानी कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, जो OBC कैटेगरीज हैं और EWS कैटेगरीज हैं, उनके लिए यहाँ पे 500 रुपये फॉर्म फीस चार्ज की गई है। इसके अलावा जो वुमेन है, ST SC कैटेगरीज हैं, PW कैटेगरीज है हो या फिर एक्स सर्विसमैन हो, उनके लिए जो है कोई भी फॉर्म फीस यहाँ पे चार्ज नहीं की गई है, ठीक है। तो ये जो है आपकी फॉर्म फीस यहाँ पे रखी गई है। इसके अलावा नोटिफिकेशन में एक और ख़ास बात दे रखी है। नोटिफिकेशन में बता रखा है अगर किन्हीं कैंडिडेट्स के जो है मार्क्स टाई हो जाते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स के एक जैसे नंबर्स आते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है उनका सिलेक्शन किस आधार पर किया जाएगा तो वो यहाँ पे बता रखा है। वैसे तो अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को जो है यहाँ पे उच्च स्थान दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी जो है कैंडिडेट्स के बीच मार्क्स टाई हो जाते हैं तो जो उनकी जन्म तिथि के आधार पे जो सबसे अधिक उम्र वाला कैंडिडेट रहेगा उसे जो है अवसर दिया जाएगा, उसी का सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। पहले ज़्यादा उम्र जिनकी रहेगी कैंडिडेट की उन्हें इस टाई की स्थिति में ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो आवश्यक डिग्री वाले उम्मीदवार हैं उन्हें उच्च स्थान दिया जाएगा, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी ऐसी स्थिति में। जैसे कि अकाउंट्स वाले डिपार्टमेंट की कोई पोस्ट है उसके लिए जो है टाई हो गया है तो जो नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रखा है, जिसने BA से कर रखा है या BSc से कर रखा है, ठीक है, तो उन्हें जो है कम प्राथमिकता दी जाएगी बजाय उसके जो कॉमर्स से होगा, ठीक है। तो ऐसे जो है डिग्री के आधार पे भी यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। उम्मीदवारों के प्रथम नाम के वर्णाक्रम के अनुसार भी जो है यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। तो मार्क्स टाई होने के जो केसेस है उनमें जो है इस आधार पे जो है कैंडिडेट्स को प्राथमिकता दी जाएगी और उनका जो है सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया सेंट्रल लेवल की आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है, तो आपका जो सेंटर है वो दिल्ली में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। वैसे तो नोटिफिकेशन के अनुसार यहाँ पे दिल्ली बता रखा है, लेकिन इनने फिक्स नहीं कर रखा है, ठीक है। नोटिफिकेशन में इनने बोल रखा है कि दिल्ली के अलावा जो और सिटी है दिल्ली के बाहर वहाँ पे भी जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन 80% जो चांस है इसका जो सेंटर आएगा दिल्ली ही आने वाला है आपका, ठीक है। जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। जॉब प्रोफाइल आपकी क्या रहने वाली है, तो जॉब प्रोफाइल जैसा कि मैंने बताया असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की आपकी जो है पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पे आप जो है सेक्शन ऑफिसर जो रहता है उसे असिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट्स आपके इसमें 3 रहने वाले हैं। जिस डिपार्टमेंट का काम होगा उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपकी जो जॉब प्रोफाइल होगी। जनरल डिपार्टमेंट है आपका तो जनरल डिपार्टमेंट का जो सेक्शन ऑफिसर है उसको आपको असिस्ट करना होगा। फाइनेंस या अकाउंट्स के डिपार्टमेंट से आप तो फाइनेंस से रिलेटेड आपको यहाँ पे काम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। स्टोर एंड परचेज के जो डिपार्टमेंट्स हैं तो स्टोर एंड परचेज का जो सेक्शन ऑफिसर है उसके असिस्टेंट के तौर पर आप यहाँ काम कर रहे होते हैं, ठीक है।
जॉब लोकेशन आपको ऑल इंडिया में देखने को मिल सकती है, ठीक है। दिल्ली में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, आपके खुद के स्टेट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, कहीं पे भी आपकी जो है पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। अब एक बार जो है इसके लिए वैकेंसीज भी हम देख लेते हैं। पोस्ट वाइज आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे कितनी रहने वाली है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 3 डिपार्टमेंट में आपकी यह वैकेंसी रहने वाली है। कैटेगरी वाइज आपकी जो है वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है, ठीक है। तो आपकी जो जर्नल डिपार्टमेंट की जो पोस्ट है ASO की, उसमें आपको जो है UR यानी कि जनरल कैटेगरी से जो है 23 नंबर ऑफ पोस्ट देखने को मिल जाती है। SC कैटेगरी से 9, ST से 4, OBC से 17, AWS से 8, ऐसे करके टोटल जो वैकेंसी आपकी रहने वाली है जर्नल डिपार्टमेंट की ASO की 61 यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। फाइनेंस एंड अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में आपकी जो जर्नल वालों की नंबर ऑफ पोस्ट है 7 रहने वाली है। SC से 2, ST से 2, OBC से 6 और AWS के लिए 1 जो है पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। टोटल 18 वैकेंसी यहाँ पे आपको इस डिपार्टमेंट में देखने को मिलने वाली है, ठीक है। स्टोर एंड परचेज के डिपार्टमेंट में जर्नल वालों की जो है 8 वैकेंसी निकाली गई है। SC वालों की 2, ST वालों की भी 2, OBC वालों की 6 और AWS कैटेगरी से 3 पोस्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। टोटल 21 जो वैकेंसी है आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। इस तरह से आपकी तीनों डिपार्टमेंट की जर्नल की जो वैकेंसी है UR कैटेगरी वालों की 38 वैकेंसी आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। SC कैटेगरी की जो टोटल है 13 वैकेंसी यहाँ निकाली गई है। ST की टोटल 8 वैकेंसी, OBC की 29 और AWS की 12 वैकेंसी आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। टोटल जो है 100 यानी कि 100 नंबर ऑफ पोस्ट आपकी यहाँ पर निकल कर आई है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पोस्ट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी संख्या में है, माना कि थोड़ी कम है लेकिन ठीक ठाक आपकी पोस्ट यहाँ पे देखने को आपको मिल जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं 2-4 महीने के लिए इसके लिए जो है तैयारी कर लेते हैं अच्छे से, तो आप जो है इसमें सिलेक्शन आराम से ले लेते हैं, ठीक है। 13 जुलाई जो है आपकी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की, ठीक है। शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा 5 बजे के बाद इसमें आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मैंने इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको दे दी है वीडियो में। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।